क्या हुआ? बैठ जाइए, बैठ जाइए। कल 25 तक हुआ था। अच्छा, रोशन सर बोले क्लास लेते लेते थक गए। 10 बजे से उनका क्लास था। थके हुए तो हम भी हैं। ठीक है। दीपावली की सुबह, होली का सुबह जैसा लग रहा है। नहीं, तो आइए दोस्तों, ध्यान दीजिए। अब शुरुआत करते हैं। अरे काहे हल्ला कर रहे जी? हल्ला मत करिए, हल्ला मत करिए। बहुत बड़ा रंगबाज हम भी थे। ठीक है, इसलिए हल्ला मत करिए। आइए दोस्तों, हंस कर पढ़िए कि रो कर पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं। हम भी थके हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, फिर भी देखते हैं जहाँ तक हो पाता लपेट देते हैं। क्या? आइए 26 से शुरुआत करते हैं। 26 से कथन 1 और कथन 2 है। यहाँ पर कह रहा कि मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं। पाद का मतलब यहाँ पर पैर, ठीक है। और कीटों में 3 जोड़े पाद होते हैं। क्या ये दोनों कथन सही है? दोनों ही कथन क्या है? सही है। कीट और मकड़ी दोनों ही आर्थ्रोपोडा का है। आर्थ्रोपोडा जो जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है। जंतु जगत का कई फाइलम है। पोरीफेरा, सिलिंटरेटा, प्लेटी हेलमेंथीज, एस्के हेलमेंथीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कोर्डेटा। तो जंतु जगत में जितने भी फाइलम है, एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम है, उनमें सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा। और ये कीट और मकड़ी दोनों ही आर्थ्रोपोडा समुदाय के जीव हैं। और इनमें कई ज़्यादा समानताएं हैं, कई ज़्यादा समानताएं हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन मकड़ी होगा, कौन कीट होगा। तो इनके बीच कई अंतर हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर है पैरों को लेकर। अगर 3 जोड़ी पैर है, 3 जोड़ी पाद है, तो निश्चित तौर पर वो क्या है? कीट है। और 4 जोड़ी पाद है तो मकड़ी। और भी कई अंतर है, जैसे मकड़ी को उड़ने के लिए प्राय पंख नहीं होते प्राय, लेकिन कीटों को उड़ने के लिए पंख होते। ये भी एक अंतर है। तो कीट और मकड़ी दोनों ही आर्थ्रोपोडा समुदाय के जीव है। कई सारे समानताएं हैं, लेकिन इन दोनों के बीच मुख्य अंतर पैरों को लेकर है। मकड़ी में 4 जोड़े पैर होते हैं और कीटों में 3 जोड़ी पैर होता है। और इसके पैर जो है, इसको जोड़ी में ही बोला जाता है। किस में बोला जाता है? जोड़ी में बोला जाता है, क्योंकि पैर जो है जोड़ी में ही होता है। पैर जो है जोड़ी में ही होता है, ठीक है। एक पैर बाएं, एक पैर दाएं, एक पैर बाएं, एक पैर दाएं, तो जोड़ी में होते, इसलिए जोड़ा में ही बोलते। क्लियर? तिलचट्टा, तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते। 13 कक्ष, आश्चर्यजनक बात है, 13 कक्ष होते। मानव में, मानव का जो हृदय है उसमें 4 कक्ष,
और मानव इस पृथ्वी का सबसे विकसित प्राणी है। सबसे विकसित प्राणी के या सबसे विकसित जंतु मानव है। और मानव के हृदय में 4 जोड़े कक्ष, 4 चैम्बर है। लेकिन तिलचट्टा के हृदय में 13 चैम्बर होते हैं। और ध्यान रखिए कि तिलचट्टा जो है वह आर्थ्रोपोडा का ही है। और आप ये भी जाने कि आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और खुला परिसंचरण तंत्र के जीवों में जो रक्त होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होते, यानी तिलचट्टा के रक्त में भी हीमोग्लोबिन नहीं होते। निम्नलिखित विकल्प में कौन सम्मिलित है? इस तरह के प्रश्न जब हम प्रोटोजोआ का प्रश्न कर रहे थे तब भी किए थे। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी जिसको हम बोलचाल के माछी माछी बोल देते हैं, क्या वो टाइफाइड के स्रोत है? बिल्कुल, घरेलू मक्खी टाइफाइड फैला सकते, सही। काला जार तो आप जानते हैं, काला जार किसके कारण फैलता है? सैंड फ्लाई के कारण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? बालू मक्खी कहते हैं। सैंड फ्लाई के कारण फैलता। तो ये जो रैट फली है काला जार, क्या ये सुमेलित है? नहीं है सुमेलित, क्योंकि काला जार रोग जो है वो बालू मक्खी के द्वारा फैलते हैं। बालू मक्खी ही काला जार के उत्तरदायी प्रोटोजोआ लिस्वेनिया डोनोवैन को मानव के शरीर तक पहुंचाते हैं। तो बाकी अब ये सही है। सीसी मक्खी के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस रोग फैलता है। क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया, फाइलेरिया को हाथी पांव रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पांव रोग भी कहते हैं। और फाइलेरिया गोल कृमि के कारण होता है। और वो गोल कृमि इस मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचता है। तो सम्मिलित कौन नहीं है? तो बी सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है? लाह एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। क्या है? जैसे रेशम है ना, रेशम भी कीटों के उत्पाद है। तो लाह जो है वो भी एक प्राकृतिक रेशा जो प्राय प्रोटीन के बने होते। किसके? प्रोटीन के। लाह एक प्राकृतिक रेशा है, फाइबर है, नेचुरल फाइबर है। और इस लाह का जो उत्पादन होता है ये कीटों के द्वारा होता है। जिस तरह रेशम का उत्पादन कीटों के द्वारा, रेशम कीट के द्वारा होता है, तो लाह का भी उत्पादन कीटों के द्वारा होता है। किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है? तो ये लैसीफर कीट है। क्या है? लैसीफर। लैसीफर कीट ही एक पदार्थ स्रावित करते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। और वही लाह के रूप में क्या होता है? प्रोसेस होता है। और लाह से लगभग 90% लाह का इस्तेमाल जो है चूड़ियां बनाने में होता है। ठीक है, नवविवाहित का पहनने वाला चूड़ियां लाह का ही बनाए जाते। 99% लाह का एक ही उपयोग है। 30 नंबर, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट से होता है। और रेशम कीट अंडे देते हैं, फिर अंडे विकास करके लार्वा बनाते हैं, लार्वा विकास करके प्यूपा बनाते हैं। प्यूपा के बाद आता है वयस्क वाली अवस्था। तो रेशम कीट का जो जीवन चक्र है कुछ इस तरह से गुजरते हैं। रेशम कीट अंडे दिया, अंडा विकास करके क्या बना? लार्वा, लार्वा विकास करके प्यूपा। और इसी प्यूपा अवस्था से प्राप्त होता है क्या? रेशम। रेशम भी एक प्राकृतिक रेशा है जो कि प्रोटीन से बना होगा। जो भी प्राकृतिक रेशे होते हैं वो अधिकांश या प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के भी बने होते हैं। तो ला और रेशम, ला और रेशम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन निर्मित प्राकृतिक रेशा है। प्रोटीन निर्मित प्राकृतिक रेशा है। बिच्छू का विष कौन रहेगा? डंक में ही न रहेगा। बिच्छू का विष उसके डंक में रहता है। डंक मारता है, विष के कारण जो है लोगों को घायल करता है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? देखिए, कई रात्रिचर जीव हैं, उनके आंख रात में चमकते हैं। ये केवल तितलियों के साथ नहीं है, ये बिल्ली के साथ भी है।
और ये लगभग रात्रिचर जीव जो रात्रि में ही भ्रमण करते हैं। चीता, तो जो रात्रिचर जीव होते हैं उनके आंख में एक विशेष प्रकार की चमक होती। अब अंधेरे में उसके आंख को भी क्या करिएगा, देख लीजिएगा। और रात्रिचर जीव जैसे कि चीता, जैसे कुछ रात्रिचर तितली, सभी होते नहीं रात्रिचर तितली, सभी तितली रात्रिचर नहीं होते हैं, जो होते हैं। बिल्ली की भी आंख रात में चमकते हैं। ये क्यों चमकते हैं? तो आंखों में एक विशेष प्रकार के उत्तक के कारण। जिन जिन रात्रिचर जीवों के आंख रात में चमकते हैं उन जीवों के शरीर, उन जीवों के शरीर में उन जीवों के आंख में एक उत्तक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? टेपिटम लूसिडम। ये एक विशेष प्रकार के उत्तक है। टेपिटम लूसिडम क्या है दोस्तों? विशेष प्रकार का उत्तक है, विशेष प्रकार का उत्तक है जो आंखों में पाए जाते हैं। और इसी उत्तक की उपस्थिति के कारण रात्रिचर जीवों के आंख रात में चमकते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसका कारण कोई लेंस नहीं है, जीन नहीं है, बस यही उत्तक की उपस्थिति है। जिस भी जंतु का आंख रात में चमकेगा, समझिए उसके आंखों में कौन सी उत्तक की परत है? टेपिटम लूसिडम। टेपिटम। नेक्स्ट कथन 1, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते। लार्वा तो समझ गए हैं ना, अंडे की बात की अवस्था है। अंडे के बाद की अवस्था को क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। तो घरेलू मक्खी जिसको माछी बोलते हैं गौसम में, तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। बिल्कुल सही है, मैंगोट कहते हैं। एम्फीबिया जिसके अंतर्गत मेढक आते हैं, टोड आते हैं, के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। बिल्कुल, दोनों ही कथन क्या है? सत्य है। दोनों ही कथन क्या है? कभी कभी पूछेगा कि मेढक के लार्वा को क्या कहते हैं? टेडपोल, क्योंकि मेढक एक एम्फीबियन जीव है। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? प्लेनुला। प्लेनुला किसके लार्वा को कहते हैं? सिलिंटरेटा। प्लेनुला कल के क्लास में बताए थे, किसका लार्वा है? सिलिंटरेटा संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुला कहते हैं। अपोरीफेरा संघ के जीवों के लार्वा को एम्फीब्लास्टुला क्या कहते हैं? तब कहाँ याद करते जी, निष्क्रिय पड़ गए हैं। याद कीजिए, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में हर एक चीज को बता रहे हैं, याद नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत है। झींगा, बात मत करिए। झींगा, झींगा मछली है, वास्तविक नहीं। झींगा और केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, यह किसका है? आर्थ्रोपोडा। हालांकि आर्थ्रोपोडा का मुख्य जीव है कीट और मकड़ी, कीट और मकड़ी। लेकिन झींगा मछली और भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कि ना? है, काफी महंगा बिकता है नहीं जी? हाँ, झींगा मछली महंगे में बिकता है। हाँ, बड़ी महंगा है। प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। मांस से भी ज्यादा और सुपाच्य प्रोटीन पाया जाता है किसमें? झींगा के कारण, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका बहुत बड़ा मांग है, और भारत इस झींगा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक भी है नहीं जी? हाँ, राज्य में से पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा झींगा का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश, अच्छा सॉरी, आंध्र प्रदेश। चलिए, लेना देना नहीं है, उत्पादन होगा भूगोल में, ठीक है। आगे बढ़े। कौन निम्नलिखित जीवों में कौन मोलस्क संघ के नहीं है? ठीक है, यहां पर देखिए, क्रेफिश एक प्रकार का क्या है? कीट है। अगर क्रेफिश के बारे में नहीं जानते, जानिए पहले क्रेफिश एक सिल्वर फिश के भी बारे में हम पढ़े थे, जो एक कीट था। सिल्वर फिश भी एक प्रकार का फिश नहीं है, बल्कि वो कीट है। और क्रेफिश भी कोई वास्तविक फिश नहीं है, बल्कि वो एक कीट है। और कीट है तो वह किस फाइलम में होगा? आर्थ्रोपोडा में होगा, तो मोलस्का में होगा। तो क्रेफिश जो है, सिल्वर फिश जो है, क्रेफिश सिल्वर फिश,
ये दोनों ही कीट है। क्रेफिश और सिल्वर फिश दोनों ही क्या है? कीट है। तो घोंगा, कटल फिश सीपिया को कहा जाता है क्या? यानी कटल फिश भी वास्तविक मछली, क्रेफिश भी वास्तविक मछली, सिल्वर फिश भी वास्तविक मछली, जेली फिश भी वास्तविक मछली नहीं है। कई ऐसे जंतु हैं जो अब तक पढ़ चुके हैं आप, जिनके नाम में फिश लगा है लेकिन वास्तव में फिश नहीं है। अब तक आप किसके किसके बारे में पढ़े हैं? जेली फिश, ये सिलिंटरेटा में था। जेली फिश किस में था? और इसका वास्तविक नाम क्या था? ऑरेलिया। इसका वास्तविक नाम क्या था? ऑरेलिया। उसके बाद कटल फिश जिसका वास्तविक नाम क्या है? सीपिया। ठीक है। उसके बाद सिल्वर फिश तथा क्रेफिश। सिल्वर फिश तथा क्रेफिश ये दोनों ही क्या हैं? कीट हैं। ये दोनों क्या हैं? कीट हैं। तो अब कहिएगा कीट हैं तो भी ये फिश क्यों लगा दिया गया है? सीधा सीधा नाम रखा जाता, घोल मिल कर दिया गया है। तो नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि फिश के समान दिखते हैं। ये फिश के समान दिखते हैं, इसलिए इसके नाम में फिश लगा हुआ है। और फिश इसका कोई असली नाम नहीं है, प्रचलित नाम है। असली नाम तो दोस्तों इसका है जो नीचे में लिखा हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि जेली फिश, कटल फिश दोनों ही मछली नहीं है। सिल्वर फिश भी मछली नहीं है, क्रेफिश भी मछली नहीं है। सिल्वर फिश, क्रेफिश एक प्रकार का, और जितने भी कीट हैं वो ऑर्थोपोडा फाइलम में आते हैं। कटल फिश किसको कहा जाता है? सीपिया को, जो किस में आते हैं? मोलस्का में आते हैं। घोंगा भी किस में आते हैं? मोलस्का में आते हैं। घोंगा भी किस में आते हैं? मोलस्का में। चलिए, लगता है झींगा मछली का रेट 600 रुपया किलो। एक आदमी कमेंट कर रहे हैं, तब तो सिंघी का ही रेट ठीक ठाक। 36 नंबर पाइए। पायला को घोंगा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। घोंगा और वैज्ञानिक नाम पायला। उसे पूरा नाम पायला ग्लोबोसा होता है, लेकिन आप जानिए कि पायला वैज्ञानिक नाम है और बोलचाल वाला नाम क्या है? तो पायला को घोंगा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल। सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, अभी तुरंत देखें। सीपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस ये एक समुद्री जीव, ऑक्टोपस समुद्री जीव है। और इस ऑक्टोपस में 8 लंबी लंबी भुजाएं होती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? तो ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा श्रिंगमीन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यानी कि आप याद रखिएगा, डेविल फिश भी कोई वास्तविक मछली नहीं है। डेविल फिश भी कोई वास्तविक मछली। डेविल फिश किसे कहा जाता है? ऑक्टोपस को कहा जाता है। डेविल फिश किसको कहा जाता है? ऑक्टोपस को। तो पायला का प्रचलित नाम क्या है? सीपिया का प्रचलित नाम, ऑक्टोपस का प्रचलित नाम। और ये तीनों ही जंतु किस फाइलम के हैं? मोलस्का के हैं। तीनों ही किस फाइलम में है? और ऑर्थोपोडा के बाद जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? ऑर्थोपोडा के बाद जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन है? मोलस्का है। तो यहां पर तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों का तीनों कथन सही है। नोटिफिकेशन नहीं दिए थे जी? हाँ, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं? नहीं, स्पंजिला क्या है? यहां पर पढ़िए क्या है, और याद कीजिए पोरीफेरा में स्पंजिला के बारे में पढ़े थे, वो मीठे जल में पाया जाता है। पूरे एनिमल किंगडम में एकमात्र ऐसा फाइलम इकोनोडर्मेटा है जिसके सभी के सभी जंतु क्या है? समुद्री है।
बेशक पोरीफेरा समुद्र में ही रहते हैं, लेकिन उसके कुछ सदस्य मीठे जल में रहते हैं। सिलिंट्रेट भी, सिलिंट्रेट जिसका चर्चित जीव हाइड्रा है वो भी समुद्री है, लेकिन सिलिंट्रेट के भी कुछ जीव जो है वो मीठे जल में रहते हैं। पूरे एनिमल किंगडम में एकमात्र जंतुओं का फाइलम इकेनोडर्मेटा है, जिसके 100% सदस्य केवल और केवल कहाँ रहते हैं? एक भी इसका सदस्य मीठे जल में नहीं पाए जाते हैं, एक भी इसका सदस्य मीठे जल में नहीं पाए जाते हैं। तो इकेनोडर्मेटा। नेक्स्ट, ऑक्टोपस, मृदु कवची। अब समझिए, मोलस्का के जो जीव होते हैं, मोलस्का के जो जीव होते हैं उनके त्वचा बड़ी कोमल होती, ऊपरी त्वचा बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते। मोलस्का के जितने भी जीव हैं उसकी ऊपरी त्वचा बहुत ही कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसलिए मोलस्का के जीवों पर उसके कोमल त्वचा की सुरक्षा हेतु कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवच पाया जाता है। आप घोंघा में देखे होंगे, घोंघा भी क्या है? मोलस्का के जीव है। और देखे होंगे कि घोंघा के ऊपर एक कवच बना हुआ है। घोंघा के ऊपर जो कवच बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडा का कवर भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, ठीक है ना? तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के भीतर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? मृदु कवच। मृदु मतलब सॉफ्ट। तो मोलस्का के जितने भी जंतु हैं उनके त्वचा की ऊपरी परत काफी ज्यादा कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इसलिए उसकी सुरक्षा हेतु, कोमल त्वचा की सुरक्षा हेतु मोलस्का के जीवों के शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच चढ़ा होता है। इसलिए मोलस्का के जीवों को क्या कहा जाता है? मृदु कवची कहा जाता है। ऑक्टोपस मोलस्का है, और जो भी मोलस्का है, जैसे घोंघा को भी हम क्या कर सकते हैं? जो भी मोलस्क जीव है उसे हम क्या कर सकते हैं? मृदु कवची। क्यों कहते हैं मृदु कवची? इस बात को समझे कि नहीं समझे? त्वचा है मृदु और उसके ऊपर है कैल्शियम कार्बोनेट का बना कवच। तो ऑक्टोपस मृदु कवची है, क्योंकि ऑक्टोपस जिसमें 8 लंबी लंबी भुजाएं होते हैं, 8 लंबी लंबी भुजाएं होते हैं, ये मोलस्क हैं। कोई भी मोलस्क जीव को आप क्या कर सकते हैं? मृदु कवची कह सकते हैं। कोई भी मोलस्क जीव को आप क्या कर सकते हैं? मृदु कवची। जल संवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र, वाटर vascular सिस्टम, वाटर vascular सिस्टम। ये केबल और केबल किसमें पाए जाते हैं? इकन। एक बार समझ गए कि इकेनोडर्मेटा का सभी के सभी सदस्य समुद्री है। इकेनोडर्मेटा के सभी सदस्य क्या है? समुद्री है। एक भी सदस्य इकेनोडर्मेटा के मीठे जल में नहीं पाया जाता है। और इस इकेनोडर्मेटा में एक खास प्रकार के तंत्र की उपस्थिति है जो एनिमल किंगडम में और कहीं पर नहीं है, केवल और केवल किसमें है? इकेनोडर्मेटा में वाटर vascular सिस्टम, वाटर vascular सिस्टम। अब आप कहिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम सुने थे, वो पचाने का काम करता था। रिस्पिरेटरी सिस्टम का नाम सुने थे, वो श्वसन को संपन्न कराता था। लेकिन ये कौन सा सिस्टम है? या आखिर जल संवहन तंत्र जो कि इकेनोडर्मेटा में देखने को मिलता है, ये कौन से कार्य करते हैं? तो आप जानते हैं कि जंतुओं में सब कुछ का विकास एनिलिडा से हुआ है। सब कुछ का विकास एनिलिडा से हुआ है। एनिलिडा के बाद नंबर आता है ऑर्थोपोडा का, जो सबसे बड़ा फाइलम है। तो एनिलिडा पर ही सब कुछ का विकास हो गया है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, सब कुछ। लेकिन जब आप एनिलिडा से ऑर्थोपोडा पर आइएगा, ऑर्थोपोडा से मोलस्का पर आइए, मोलस्का के बाद नंबर है किसका? इकेनोडर्मेटा का।
लेकिन इकाइनोडर्मेटा की एक खास बात है कि इसमें उत्सर्जन तंत्र होता ही नहीं है, जबकि एनिलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का के तुलना में ये ज्यादा डेवलप्ड जीव है, फिर भी इसमें उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। और इसी अभाव को पूरा करता है एक खास प्रकार का सिस्टम, कौन? वाटर भस्कुलर सिस्टम। वाटर भस्कुलर सिस्टम इसे उत्सर्जन करने में मदद करता है। वाटर भस्कुलर सिस्टम इसे भोजन ग्रहण करने में भी मदद करता है। यानी कि केवल एक ही कॉम है इस सिस्टम का, ऐसा भी नहीं है, कई कॉम है, कई कॉम है। नेक्स्ट, कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा ने बिच्छू का डंक, बिच्छू का विष कहाँ रहता है? डंक में। और ये ऑर्थोपोडा है, बिच्छू क्या है? ऑर्थोपोडा। ये इकाइनोडर्मेटा नहीं है। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा है, ब्रिटल स्टार इकाइनोडर्मेटा है, सी अर्चिन इकाइनोडर्मेटा है, लेकिन बिच्छू ऑर्थोपोडा है, बिच्छू ऑर्थोपोडा है, बिच्छू। क्लियर हो गया? अब यहां पर याद रखने वाली जो सबसे बड़ी बात है कि स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा है, यानी ये भी वास्तविक मछली नहीं है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन वास्तविक मछली नहीं है। एक आपका क्या हो गया? जेली फिश, ठीक है, जेली फिश, डेविल फिश, ठीक है, कटल फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, सिल्वर फिश, क्रेफिश, क्रेफिश, स्टार फिश, स्टार फिश, ये सब के सब फिश यानी कि मछली नहीं है, बस इसके नाम में लगा है। ये सब के सब मछली नहीं है। जेली फिश मछली नहीं है, डेविल फिश मछली नहीं है, कटल फिश भी वास्तविक मछली नहीं है, सिल्वर फिश, क्रेप फिश भी वास्तविक मछली नहीं है, स्टार फिश भी वास्तविक मछली नहीं है, स्टार फिश भी वास्तविक मछली नहीं है। तो फिर कौन है वास्तविक मछली? आने दीजिए क्वेश्चन, सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर हो गया दोस्तों? ये सब मछली नहीं है और इन सब के बारे में आप पढ़ चुके हैं। जेली फिश सिलिंट्रेटा फाइलम के जीव हैं, डेविल फिश, कटल फिश मोलस्का संघ के हैं, सिल्वर फिश और क्रेफिश ऑर्थोपोडा के हैं, सिल्वर फिश और क्रेफिश ऑर्थोपोडा के हैं, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा का है, स्टार फिश इकाइनो। फीदर स्टार, फीदर स्टार कहा जाता है किसका? एंटीडॉन का फीदर स्टार कहा जाता है। और ये भी है इकाइनोडर्मेटा का, इकाइनोडर्मेटा का, ठीक है। फीदर स्टार भी किस फाइलम के जीव हैं? इकाइनोडर्मेटा का। और ये कहा जाता है किसको? एंटीडॉन को, जो उसका अपना वास्तविक नाम है, वैज्ञानिक नाम है एंटीडॉन, जिसे फीदर स्टार कहा जाता है। ठीक हो? काहे सो रहा है जी? सो रहे हैं जी? जागिए जागिए। क्लियर? इस सवाल में कोई दिक्कत है ना? नहीं। अब आया है असली मछली, 42 नंबर। 42 नंबर, निम्न में कौन कौन विशेषता मत्स्य यानी कि पीसेस में पाए जाते हैं? कौन कौन विशेषता पीसेज में पाए जाते हैं? क्या ये अनियतापी जीव है? अनियतापी को कहते हैं क्या? कोल ब्लडेड। क्या कहते हैं? कोल ब्लडेड कहते हैं। इनमें श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता नहीं, मछली में किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा होता। मछली में श्वसन अंग क्या है? इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। बिल्कुल सही, इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त भरा होता है। बिल्कुल सही है। मानव के जो हृदय हैं या अन्य जीवों के जो हृदय हैं
उसके आधे भाग में शुद्ध रक्त, आधे भाग में अशुद्ध रक्त भरे होते हैं। मानव के भी जो हृदय है उसके दाएं भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहते हैं। लेकिन मछली का हृदय केवल कितने कक्षों का? 2 कक्षों का होता है। मछली का हृदय केवल कितने कक्षों का? 2 कक्षों का होता है। और इन दोनों कक्षों में ही अशुद्ध रक्त ही भरे होते हैं, शुद्ध रक्त भरे। और अशुद्ध रक्त का मतलब यहां हुआ कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाला रक्त। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वाला रक्त को ही क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त कहते हैं। ऑक्सीजन की अधिकता वाले रक्त को क्या कहते हैं? शुद्ध रक्त कहते हैं। ऑक्सीजन की अधिकता वाले रक्त को क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? तो मछली के बारे में ये सही है, अनियत तापी जीव है। मछली के बारे में ये भी सही है कि इनके हृदय में 2 कक्ष होते हैं और मछली के हृदय के दोनों कक्ष में केवल और केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है। जबकि अन्य जंतु के जो हृदय होते हैं उनमें शुद्ध अशुद्ध दोनों रक्त पाए जाते हैं। उनमें शुद्ध अशुद्ध दोनों ही रक्त पाए जाते हैं। उनमें शुद्ध अशुद्ध दोनों ही रक्त पाए जाते हैं। तो यहाँ 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है, 2 सही नहीं है। क्योंकि फेफड़ा जो है वो स्थलीय जीवों में होता है, प्रायः जलीय जीवों में श्वसन के लिए प्रायः क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? तो मछलियों का श्वसन किसके माध्यम से? गिल्स, जिसको गलफरा भी कहते हैं, क्लोम भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक चीज समझने वाली है कि अनियत तापी का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, जंतुओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक अनियत तापी, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। नियत तापी, वार्म ब्लडेड। अनियत तापी और नियत तापी, वार्म ब्लडेड, 2 भागों में पाए जाते हैं। तो अनियत तापी जंतु का क्या मतलब हुआ? नियत तापी तो ऐसे जीव, ऐसे जंतु जिनका शारीरिक तापमान बदलते रहता है। किसके अनुसार बदलते रहते हैं? वातावरण के अनुसार। तो ऐसे जंतु जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार क्या होते रहता है? बदलते रहता है, उसे क्या कहते हैं? और नियत तापी का मतलब हुआ कि शारीरिक तापमान क्या रहता है? नियत रहता। शारीरिक तापमान क्या रहता है? जैसे मानव जो है वो क्या है? नियत तापी है। अब देखोगे मानव के शरीर का तापमान नियत रहता 37 डिग्री सेल्सियस। वो बदलता है? नहीं है। बदलता है मतलब बुखार हो गया। तो ऐसे जंतु जिनके शारीरिक तापमान नियत रहते हैं, कोई बदलाव नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? नियत तापी। और जिनका शारीरिक तापमान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं? अनियत तापी। मछली अनियत तापी है। उनके शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार क्या होते रहते हैं? बदलते रहते। शारीरिक तापमान उसके वातावरण के अनुसार क्या होते रहते हैं? बदलते रहते। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब कहिएगा क्यों बदलते रहते? वातावरण के अनुसार शारीरिक तापमान क्यों बदलते रहते? अनुकूलन लाने के लिए। ठंडी आता है, आप जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन सुने हैं कभी कि समुद्र पर कंबल बिछाए जा रहे हैं ताकि मछलियों को ठंड कम लगे? नहीं। बेशक उस पर असर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं होता। ठंडा या गर्मी लगने का राज आप समझ रहे हैं ना, कि अगर हमें ठंडा लगता है तो क्यों लगता है, या हमें गर्मी लगता है तो क्यों लगता है, इसका क्या कारण है? तो अगर इस बात को नहीं समझते तो इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर हमें ठंडा लग रहा है इसका कारण क्या है। तो आप कहिएगा ठंडा है इसलिए ठंडा लग रहा है, लेकिन मूल कारण ये नहीं है। मूल कारण है उष्मा का आदान और प्रदान, जिसके कारण ठंडा लगता, जिसके कारण ठंडा लगता।
ले जैसे मानव का शरीर, मानव शरीर, मानव नियत तापी है, उनके शरीर का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री। और मान लीजिए जेठ की दोपहरी चल रही है, गर्मी ताबड़तोड़ है, टेम्परेचर पहुंच गया है 43 डिग्री। अब प्रकृति का नियम है कि ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर गमन करेगा ही करेगा, यह प्रकृति का नियम है, इसे आप रोक नहीं सकते। जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो ऊष्मा गमन करेगा, जब भी विभव में अंतर होगा विद्युत गमन करेगा, जब भी तल में अंतर होगा लिक्विड गमन करेगा, उसे आप रोक नहीं सकते, बिना अपने आप होगा, बिना कोई बल और दाब लगाए। तो गर्मी के समय हो गया, बाहर का टेम्परेचर 43, आप है कितने पर, इसलिए बाहर का ऊष्मा सीधे आपके शरीर में क्या करने लगेगा, प्रवेश, और आपको लगेगी। तो गर्मी लगने का कारण बाहरी ऊष्मा का शरीर में प्रवेश करना है, गर्मी लगने का कारण बाहरी ऊष्मा का शरीर में प्रवेश करना है। क्लियर? इसके ठीक विपरीत अब आ गया है जनवरी और टेम्परेचर हो गया है 14 डिग्री सेल्सियस। अब हो गया उल्टा, बाहर है जनवरी यानी क्या, ठंड, बाहर है ठंड और टेम्परेचर मान लेते हैं 14 डिग्री, ये मानकर हम चल रहे हैं। अब बाहर का टेम्परेचर कम और आपके शरीर है 37। अब आपके शरीर का टेम्परेचर निकलकर बाहर जाएगा जो कि लगेगा आपको क्या, ठंडा। आपको क्या लगेगा, तो गर्मी लगने का कारण क्या है, तो शरीर के ऊष्मा का, बाहरी ऊष्मा का शरीर में प्रवेश। गर्मी लगने का कारण क्या है, तो बाहरी ऊष्मा का शरीर में प्रवेश, और ठंडी लगने का कारण है शरीर के ऊष्मा का बाहर निकलना, शरीर के ऊष्मा का बाहर निकलना। क्लियर? हम जैकेट पहनते ताकि ऊष्मा, शरीर से ऊष्मा बाहर जाए नहीं और हमें ठंडी लगे नहीं। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं ना? तो ठंडी गर्मी लग गया, समझ गए क्या प्रोसेस है। अब जो अनियत तापी होता है वो ठंडी गर्मी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो उसके शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, बाहर का टेम्परेचर घटा तो शरीर का भी टेम्परेचर घट जाता है। तो ऐसे जीव जिनका शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे सजीव जिनके शारीरिक तापमान वातावरण के अनुसार नहीं बदलता है, सभी मौसम में नियत बना रहता है, उसे क्या कहते हैं। मछली कैसे जीव हैं, मछली कैसे जीव हैं, अनियत तापी जीव है। मछली कैसे जीव है, यानी कि मछली का शारीरिक तापमान हम लोगों के तरह कांस्टेंट, ठंडा में मछली का शारीरिक तापमान गिर जाता है इसलिए उसे ठंड का असर बहुत कम होता है। गर्मी में मछली के शरीर का शारीरिक तापमान बढ़ जाता है जिससे उसे गर्मी से भी बहुत ज्यादा असर नहीं होता। क्लियर? बात समझ गए? तो मछली किस प्रकार का जीव है, मछली का हृदय कितने कक्ष का, मछली के हृदय के दोनों कक्ष में अशुद्ध रक्त भरे रहते। क्या कोई और भी प्राणी है जिनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त भरे होते? नहीं, वो केवल और केवल मछली ही है। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, ऐसे रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो, ऐसे रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो उसे क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब ये मत समझ लीजिएगा अशुद्ध निकाल फेंकेंगे। आइए दोस्तों, टेंशन खत्म है इस सवाल में, कौन मछली है कौन नहीं है, क्लियर होगा अभी। करा कि वेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव हैं, बिल्कुल। जो बच्चे देगा वो क्या होगा, स्तनधारी। स्तनधारी का मेन पहचान है कि वे अंडे नहीं बच्चे पैदा करते। हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप कुछ स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन अधिकांश स्तनधारी का मतलब है स्तन ग्रंथि युक्त मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं और ये सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो वेल जो है वो समुद्र में रहते हैं और सबसे बड़ा जीव है, सबसे बड़ा जंतु, और जलीय में रिकॉर्ड किसका है, वेल। वे स्तनधारी हैं, वे अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं।
तो बिल्कुल कथन क्या है, सही है। दूसरा कथन को आप पढ़िए तो थोड़ा, केरेपिस, कटल फिश, डेविल फिश मछली भर के जीव नहीं है, बिल्कुल कथन क्या है, सही है, बता चुके हैं। सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली भर के जीव है, गलत है ना जी। सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा, स्टार फिश इकैनो, सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा, स्टार फिश इकैनो। तो इसका मतलब कथन एक सही है, कथन दो सही है, लेकिन कथन तीन, कथन एक तथा दो सत्य है तथा कथन तीन असत्य है, क्योंकि सिल्वर फिश एक कीट है जो ऑर्थोपोडा में आते हैं, और स्टार फिश जो है वह इकैनोडर्मेटा में आते हैं। क्लियर। अब देखिए, स्टार फिश का नाम स्टार फिश इसलिए पड़ा क्योंकि ये दिखता है किसके समान, स्टार के समान दिखता है। किसके समान, स्टार के समान दिखता है। निम्नलिखित में कौन मत्स्य वर्ग के जीव है, सभी डॉग फिश रियल फिश, समुद्री घोड़ा रियल फिश, फ्लाइंग फिश रियल फिश। और फ्लाइंग फिश सच में उड़ता है, फ्लाइंग फिश को उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। अब आप कहिएगा ये जल में कैसे उड़ता है, जल में नहीं बाहर में उड़ता है, तो फिर बाहर में सांस कैसे लेता है। तो जब तक क्षमता है हम लोगों को पानी में डूबने की, उतनी ही क्षमता है इसको हवा में उड़ने की। देख लिया कि फरफराने लगा, तुरंत समुद्र। क्लियर हो गया ना। तो सिल्वर फ्लाइंग फिश जो है एक रियल फिश है, इसमें उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं। अब बाकायदा ये हवा में उड़ते हैं, समुद्र से निकलकर हवा में कुछ दूर तक उड़ते हैं। चूंकि ये सांस हवा में ले नहीं सकते हैं, तो उड़ने के कुछ समय के बाद ये फिर जल में आ जाते हैं। प्रकृति अजूबों से भरा पड़ा हुआ, बहुत कम प्रकृति देखे। आपको लगता है कि यही नाला में सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव है, ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ, क्या हुआ न। बहुत को दिक्कत ये भी था कि सर कोचिंग जो है ना बगल में ले लिए, नाले के बगल में कोचिंग ले लिए हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है। कि क्या करिएगा, बिहार की जनसंख्या घनत्व है इतना अधिक है कि कहाँ कहाँ आदमी जाएगा, है कि ना है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, हाँ बिहार एक ना है, तो जगह की तो कमी है, ये है। तो हम ये बता रहे थे कि प्राकृतिक विविधताओं से भरा पड़ा है, इतनी ज्यादा विविधता है, उसका 22% वैज्ञानिकों को पता लगा है। घटा लीजिए 100 में 22 को, कितना बचा है, 78% तो जीव वैज्ञानिक पता ही नहीं लगा पाए। तो अब कहिएगा जीव वैज्ञानिक की कमी है जो पता नहीं लगा पा रहे, नहीं। इस पृथ्वी पर आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां मानव का जाना संभव नहीं है। तो अब कहिएगा ड्रोन को भेज के पता लगा लेते हैं, आजकल तो ड्रोन आ गया है, तो ड्रोन को भी जाना संभव। ड्रोन कुछ भी होगा मानव से कम में ना दिमाग वाला होगा, जब वही नहीं जा पा रहा है ड्रोन कैसे जाएगा। तो निम्न में कौन मत्स्य वर्ग के जीव है, तो सब है। डॉग फिश इज ए रियल फिश, समुद्री घोड़ा फ्लाइंग फिश। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो इसका उत्तर है क्या, कीट। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। अब कहिएगा भृंग तो एक प्रकार का कीट है, एक प्रकार का है, सभी प्रकार के कीट मिलकर पृथ्वी के सबसे बड़े जंतु की आबादी का निर्माण करता है। तो संसार में सबसे अधिक संख्या किसकी है, इसीलिए तो सबसे बड़ा फाइलम भी कौन है, ऑर्थोपोडा। लेकिन कीट यहां पर है नहीं। तो आइए 70% पर क्या है, पृथ्वी के 70% भागों पर पानी है जी, पानी। और उस पानी में है तो निश्चित ही इसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो ऑप्शन के हिसाब से संसार में सबसे ज्यादा संख्या ऑप्शन के हिसाब से मछली ही होगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि संसार में सबसे अधिक संख्या किसकी है, कीट की है, कीट की है। चलिए दोस्तों, कुछ लोग स्नेक को लेकर, स्नेक, अब सांफे वाला क्वेश्चन आएगा दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे विषैली मछली
पाषाण मछली अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोन फिश अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टोन फिश। डंक मार देगा तो मर जाएगा आदमी दोस्तों, बहुत बहुत जहरीला स्टोन फिश। समुद्री मछली है, डरिए नहीं, ठीक है। तो सबसे विषैली मछली पाषाण मछली, जिसको अंग्रेजी में स्टोन कहते हैं। स्टोन का हिंदी यहां पर क्या है? पाषाण है। तो ये बहुत विषैली मछली, ये समुद्र में पाए जाते, समुद्री मछली है यह। मच्छरों पर, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाला कीटभक्षी मछली कौन है? गैम्बूसिया, गैम्बूसिया तथा मांगुर। मांगुर को क्या कहते हैं? कैट फिश कहते हैं। तो याद रखिएगा, डॉग फिश और कैट फिश इज ए रियल फिश, वास्तविक मछली है। मांगुर को कैट फिश भी कहते हैं। तो गैम्बूसिया और मांगुर ये दोनों मछलियों की विशेषताएं हैं कि ये जल में मच्छर के लार्वा को, लार्वा अंडे के बाद की अवस्था को, लार्वा अंडे के बाद की अवस्था को कहते हैं। तो गैम्बूसिया मांगुर जैसे मछलियों की खासियत है कि ये मछली जल में जो मच्छर अंडे देते हैं उससे जो लार्वा बनते हैं, उस लार्वा को लगातार भक्षण कर लेते हैं और लार्वा का भक्षण करके ये मच्छर नियंत्रण में हमारा सहयोग करते। गैम्बूसिया। नेक्स्ट, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। अब आप कहिएगा बाहर में तो 21% ऑक्सीजन है, रोकता कौन है उसे सांस लेने के लिए? तो ध्यान दीजिए, जल में एक शुद्ध जल जो है, जो प्रदूषित नहीं है, उसमें 4% ऑक्सीजन घुला हुआ रहता। एक जल जो प्रदूषित नहीं है, मछली के रहने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है, उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी? 4%, जबकि बाहर में 21%। तब कहिएगा 4% में सांस ले लेता है, 21% में फरफरा जाता है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि हवा में सांस लेने के लिए, वायुमंडल में सांस लेने के लिए फेफड़ा का होना जरूरी। फेफड़ा ही वो अंग है जो वायुमंडलीय श्वसन को कंप्लीट करा सकता है। और मछली में फेफड़ा होते ही, मछली में होते हैं क्या? गिल्स। मछली में क्या होते हैं? और गिल्स केवल जल में घुले हुए ऑक्सीजन का ही प्रयोग श्वसन के लिए कर सकता है। गिल्स एक ऐसा श्वसन अंग है जो जल में घुले ऑक्सीजन का प्रयोग ही श्वसन के लिए कर सकता है। नेक्स्ट, शार्क मछली में कितनी हड्डियां? 0 होती ही नहीं है। इसमें हड्डी की जगह क्या होता है? उपास्थि होता है, काटी। अब मछली का, रेहू कतला सब तो खाते होंगे, कांटा ही मछली का क्या है? हड्डी है। लेकिन सारी मछलियों में कांटे, बहुत से ऐसे मछली है जिनके अंतः कंकाल, इंडोस्केलेटन, कांटों से नहीं बल्कि किससे बना होता है? शार्क मछली का जो पूरा अंतः कंकाल है, पूरा इंडोस्केलेटन है, उसमें कोई कांटे, कोई हड्डी नहीं होता है, बल्कि पूरी तरह वह किससे बना होता है? उपास्थि से बना होता है। तो निश्चित तौर पर अंतः कंकाल अगर पूरी तरह से उपास्थि से बना है तो हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। हड्डी की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। एम्फीबिया, 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 एम्फीबिया स्थल एवं जल, ऐसे जीव जो स्थल और जल दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित है। ऐसे जंतु जो स्थल और जल दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित है, दोनों जगह रहने के लिए अनुकूलित है, उसे ही क्या कहा जाता है? एम्फीबिया कहा जाता है। और एम्फीबिया में फेफड़ा भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं। एम्फीबिया में फेफड़ा भी होते हैं और इसलिए वो दोनों जगह रहने में अनुकूलित है। केवल नर मेढक टट्टराते हैं। मेढक की टट्टराहट आप सुने होंगे। तो मेढक जो टट्टराते हैं वे केवल मेल होते हैं, फीमेल टट्टराते। देखिए, आवाज निकालने के लिए मानव जो आवाज निकालता है, मानव के गला में एक खास प्रकार का अंग है जिसे कहते हैं
लैरिंग्स, लैरिंग्स, और लैरिंग्स के भीतर होते हैं वोकल कोड। यानी हम लोग जो आवाज निकालते हैं, मानव जो आवाज निकालता है, वह आवाज मानव के गले में स्थित एक खास प्रकार के अंग लैरिंग्स से निकलता है। लैरिंग्स के अंदर वोकल कोड होते हैं, और जब हवा वोकल कोड में जाते हैं तो उसमें कंपन होता है, तब जाकर वहां ध्वनि का उत्पादन होता है। लैरिंग्स को मानव का साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। हम श्वसन तंत्र के अंतर्गत थोड़ा विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आप ये जानिए आवाज निकालने के लिए वोकल कोड का होना जरूरी है। वोकल कोड को हिंदी में कहते हैं वाक कोश। वोकल कोड को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक कोश कहते हैं। और ये वोकल कोड मानव के गले में स्थित एक खास प्रकार के संरचना लैरिंग्स के भीतर होता है। तो आवाज निकालने के लिए वोकल कोड का होना जरूरी है। वोकल कोड का, वोकल कोड नहीं होगा आवाज नहीं निकलेगा। और यही होता है मादा मेढक में। मादा मेढक में वोकल कोड होते ही नहीं है, फलस्वरूप वो आवाज निकाल ही नहीं पाते हैं। तो केवल नर मेढक टटराते हैं, क्योंकि मादा मेढक में वाक कोश नहीं होता है, वाक कोश नहीं होता। क्लियर? बात समझ गए? हाँ। नेक्स्ट, मेढक के लार्वा, मेढक एम्फीबिया है। मेढक क्या है? एम्फीबिया है। मेढक एम्फीबिया है। और मेढक के लार्वा को क्या कहेंगे? एक क्वेश्चन पहले भी हम कहते, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट, घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं, जबकि एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं। और हम जानते हैं कि मेढक एम्फीबियन जीव है। मेढक एम्फीबियन है, तो निश्चित तौर पर मेढक के लार्वा को क्या कहा जाता है? और घरेलू मक्खी के लार्वा को। नेक्स्ट, मेढक के हृदय में 3 कक्ष। मेढक के हृदय में 3 कक्ष। मछली के हृदय में 2 कक्ष। उभयचर के हृदय में 3 कक्ष। ठीक है ना? और उसके बाद आता है सरीसृप, जिसको अंग्रेजी में रेप्टिलिया कहते हैं। सरीसृप में भी कितने कक्ष? 3 कक्ष। कुछ अपवाद है। उसके बाद आता है पक्षी। पक्षी के हृदय में कितने कक्ष? 4 कक्ष। पक्षी के हृदय में 4 कक्ष। और उसके बाद आता है स्तनधारी, इसके भी हृदय में कितने कक्ष? 4 कक्ष। कितने कक्ष? 4 कक्ष। नॉर्मल डायग्राम बनाए हैं, इस तरह हृदय होते नहीं है। क्लियर? तो मछली के हृदय में कितने कक्ष? एम्फीबिया, जिसको हिंदी में उभयचर कहते हैं, उसके हृदय में कितने कक्ष? 3 कक्ष। सरीसृप, जिसका सबसे चर्चित जीव सांप है, सांप अंग्रेजी में रेप्टिलिया कहते हैं। रेप्टिलिया जिसमें सांप आते हैं, सांप, स्नेक, उसके हृदय में कितने कक्ष? 3 कक्ष। पक्षी के हृदय में 4 कक्ष। और मानव स्तनधारी है। स्तनधारी में वे जंतु को रखे गए हैं जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं। इसमें कितना कक्ष? 4 कक्ष होते। कितना? 4 कक्ष होते हैं। तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, लेकिन तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। सांप के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, क्योंकि सांप क्या है? सरीसृप। अब पूछ देगा कौवा में हृदय होता है? तो बिल्कुल हृदय सब में होता है। एनिलिडा के बाद सब में क्या होता है? हृदय होता है। नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, वह कोष्ठ के कारण। अंग्रेजी में कहते हैं वोकल कोड, जो केवल होता है मेल में, फीमेल में होते ही नहीं है। क्लियर? हाँ। अब मादा मेढक टटराने का पूरा मतलब प्रयास करेगा, हाँ, लेकिन वोकल कोड तो है ही नहीं, उससे आवाज निकलता ही नहीं है। शीत रखती है। शीत रखती है, अंग्रेजी में क्या हो गया? कोल्ड ब्लड।
अनियत, अनियत तापी को ही क्या कहा जाता है? शीत रखती है कहा जाता है। अनियत तापी को ही क्या कहा जाता है? शीत रखती है। इससे पहले आप मछलियों के बारे में पढ़ चुके कि मछली क्या है, तो ध्यान रखिएगा। मछली उभयचर और सरीसृप, ये तीनों के तीनों क्या है? कोल ब्लडेड। क्या है? कोल ब्लडेड। उसके बाद पक्षी और स्तनधारी, ये दोनों के दोनों क्या है? वार्म ब्लडेड। क्या है? वार्म ब्लडेड। यानी कि नियत, नियत। तो ये बात तो जान गए कि प्रमुख जीवों में कौन अनियत तापी और कौन नियत तापी है। ये बात तो क्लियर हो चुका है। सब के बारे में नहीं जाना है, लेकिन इतना के बारे में जानना है। अनियत तापी क्लियर। मछली क्या है? अनियत तापी यानी शीत रखती है। उभयचर भी क्या है? अनियत तापी यानी शीत रखती है। सरीसृप भी क्या है? अनियत तापी यानी शीत रखती है। पक्षी क्या है? नियत तापी। स्तनधारी क्या है? तो मछली या मेढक किस में आता है? और छिपकली किस में आता है? सरीसृप। ध्यान रखिएगा, बिच्छू और तो पोडा है, छिपकली सरीसृप है। सांप भी, मगरमच्छ भी, घड़ियाल भी। तो क्या होगा? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है। देखिए, पानी में पाया जाता है इसलिए क्योंकि उसमें गिल्स होते हैं। अब पानी के आसपास इसलिए पाया जाता है कि यह त्वचा के द्वारा श्वसन करता है। अब कहिए कि त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, तो पानी के बगल में रहने क्या बच सकता है? तो ऐसे जीव जो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं, ऐसे जीव जो त्वचा के माध्यम से श्वसन करते हैं, उनके त्वचा में नमी का बना रहना अति आवश्यक है। तो मेढक पानी के आसपास इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि मेढक जो है वह त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है और त्वचा में नमी को बरकरार रखने के लिए वो पानी के आसपास ही पाया जाता है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति, डोरमेंसी को क्या कहते हैं? सबसे पहले यहां पर एक शब्द है प्रसुप्ति, डोरमेंसी। देखिए, कुछ जंतु ऐसे हैं जो अत्यधिक गर्मी में निष्क्रिय पड़ जाते हैं, और कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो अत्यधिक ठंडी में निष्क्रिय पड़ जाते हैं। ऐसे अत्यधिक गर्मी में निष्क्रिय पड़ जाना, अत्यधिक ठंडी में निष्क्रिय पड़ जाना क्या कहलाता है? प्रसुप्ति कहलाता है, या निष्क्रियता भी कहलाता है। ठीक है ना, बात समझ गए ना? प्रसुप्ति भी कहलाता है और निष्क्रियता भी कहलाता है। और जब कोई जंतु अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी में प्रसुप्ति में चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो उस अवस्था में वे केवल श्वसन करते हैं, केवल श्वसन। उसके अलावा अन्य जितने भी जैविक प्रक्रियाएं हैं, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, सब कुछ क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो शीत निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है? हाइबर। कड़ाके के ठंड में एक भी सांप आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब वही गर्मी में कई बार न्यूज पढ़ने का आता है कि मच्छरदानी के भीतर घुस गया सांप, है कि नहीं है? अब ठंडी के समय में ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, एक भी सांप नहीं दिखेगा। क्यों? ठंड के अवस्था में वो चला गया है प्रसुप्ति। वहीं गर्मी के मौसम में मेढक उछलते हुए नहीं मिलेगा। आप बारिश होने दीजिए, बैंड पट्टी चालू। तो अत्यधिक गर्मी में मेढक निष्क्रिय पड़ जाते हैं, अत्यधिक ठंडी में सांप
निष्क्रिय पड़ जाते हैं। तो अत्यधिक ठंडी अर्थात निम्न तापक्रम, अत्यधिक ठंडी यानी कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पर, अगर उच्च तापक्रम पर पूछे तो क्या देंगे? निम्न तापक्रम हाइबरनेशन। निष्क्रियता समझे कि नहीं समझे? ऐसे कई जंतु हैं, ऐसे कई जंतु हैं जो अत्यधिक गर्मी में या फिर अत्यधिक ठंडी में निष्क्रिय हो जाते हैं, और निष्क्रियता की अवस्था को ही क्या कहते हैं? प्रसुप्ति। और निष्क्रियता के अभाव में, निष्क्रियता की स्थिति में जंतु जो हैं वे केवल श्वसन करते हैं, श्वसन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करते हैं, श्वसन के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं करते हैं। तो निम्न तापक्रम पर जंतु की प्रसुप्ति या निष्क्रियता को हाइबरनेशन या अत्यधिक ठंड, निम्न तापक्रम की जगह कभी कभी दे सकता है अत्यधिक ठंड भी दे सकता है। अत्यधिक ठंड पर किसी जंतु की प्रसुप्ति, डोरमेंसी को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। उच्च तापक्रम पूछेगा तो उच्च तापक्रम पर पूछा हुआ एस्टिवेशन। निम्न तापक्रम हाइबरनेशन, उच्च तापक्रम एस्टिवेशन, उच्च तापक्रम एस्टिवेशन। नेक्स्ट, नृशंस प्राणी क्या है? नृशंस प्राणी जो देखा वही खाने लगा, उसको क्या कहते हैं? और ये कौन है? कछुआ। ये सरीसृप यानी रेप्टेलिया समूह का जीव है, रेप्टेलिया समूह का जीव है। हर कुछ खाने का कोशिश करता है, मांसाहारी शाकाहारी सब कुछ। क्लियर? तो निशंस प्राणी कौन कहलाते हैं? कछुआ। कछुआ जो सबसे लंबी उम्र, कछुआ की जो जीवन अवधि है 200 वर्ष से भी अधिक होती है। नेक्स्ट, किस जंतु में अश्रु टीयर ग्लैंड नहीं पाया जाता? घड़ियाल। घड़ियाल अलग चीज है, मगरमच्छ अलग चीज है, ठीक है ना? तो घड़ियाल जो है उसमें अश्रु ग्रंथि होते ही नहीं है, वो आंसू निकाल ही नहीं सकता है। एक कहावत है, घड़ियाली आंसू बहाना, मतलब झूठा आंसू बहाना, ठीक है? कहावत सुने हैं ना? घड़ियाली आंसू बहा रहा है, मतलब कोई दुख नहीं है, झूठ मूठ का दिखा रहा है कि हम दुखी हैं, ठीक है ना? तो घड़ियाली आंसू जो मुहावरे में इस्तेमाल होते हैं वो इसी कारण इस्तेमाल होते हैं कि घड़ियाल में टीयर ग्लैंड होता ही नहीं है, वो आंसू निकाल ही नहीं सकता। घड़ियाली आंसू मतलब फॉल्स, झूठा आंसू। क्लियर? 61 नंबर ध्यान दीजिए। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती है, मतलब किसके समान होती है? तो कशेरुकों की लार ग्रंथि। कशेरुक का मतलब यहां पर रीढ़ की हड्डी वाला जंतु जो केवल कौन होते हैं? कोरडाटा। अपोरीफेरा, सिलिंटरेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। पोरीफेरा से लेकर इकानोडर्मेटा तक के किसी भी जंतु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, किसी भी जंतु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। रीढ़ की हड्डी केवल किस फाइलम में? और ये सबसे विकसित फाइलम है, यहीं तक फाइलम पोरीफेरा से शुरू होता है, यहां पर समाप्त। मानव भी इसी फाइलम में है। तो ऐसे जंतु जो कोरडेटा के हैं या जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जो केवल इसी में होती है, उन्हें ही क्या कहते हैं? कशेरुक के मुंह में क्या होता है? लार ग्रंथि। हम भी कशेरुक हैं, ये हमें भी, मानव में भी लार ग्रंथियां हैं। तो जैसे हम लोगों के मुंह में लार ग्रंथियां होती है, सांपों में उसी तरह विष ग्रंथि होती है जिससे वे विष बनाते हैं, पॉइजन बनाते हैं। दोस्तों, तो सांपों की जो विष ग्रंथियां होती है किसके सदृश या किसके समान होती है? कशेरुक के लार ग्रंथि के समान। कशेरुक किस प्राणी को कहते हैं? ऐसे प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी केवल किस फाइलम के जंतु में? कोरडेटा में। केवल किस फाइलम के जंतु में?
मानव किस फाइलम में आता है? कोड डेटा में आता है। मानव किस फाइलम में आता है? नेक्स्ट, सबसे विषैला सांप है करैत। सबसे विषैला सांप है, लेकिन कोई भी विषैला सांप काटेगा ना तो कम से कम मानव 2 घंटा तो बच ही जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी आप न्यूज देखिएगा, न्यूज कुछ सनसनी न्यूज दिखाएगा, इतने जहरीले सांप हैं जो काटने के बाद पलक झपकते ही मौत हो जाती है। न्यूज में कई बार हम भी देखे हैं, ठीक है। कुछ तो न्यूज चैनल वाले कहेगा कि ऐसा विषैला सांप है जो तड़पने का भी मौका नहीं देता है। तो एक बात जो कितनों भी विषैला सांप काटेगा, मानव 2 घंटा तक जीवित रह सकता है, जीवित रह सकता है। 2 घंटा में अस्पताल पहुंच सकता है। क्या रोड बिहार का सही हो गया है? नहीं। हाँ, एक बात तो है, माननीय नीतीश कुमार रोड की स्थिति को सही तो जरूर किए हैं, ठीक है। बहुत लोग हल्ला करते हैं, नितिन गडकरी साहब ये कर दिए, वो कर दिए, ये नेशनल हाईवे बना दिया। अरे वो नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? ठीक है, लगता है दूसरा मंत्री रहेगा तो बनबे नहीं करेगा रोड। है कि ना? ना मतलब प्रचार बहुत किया जाता है, हम भी देखते, न्यूज खोलते हैं, बीजेपी में एक ही नेता है नितिन गडकरी, वही तो काम करते हैं, अब बाकी क्या करते हैं पता नहीं। तो इस तरह नहीं है। 90 के दशक जिस तरह की सड़कें हुआ करते हैं, अगर आप बचपन याद है, ईटा के सड़क बनते थे। आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी बिहार की, आज रोड बन गए हैं। और हम सांपों का जिक्र कर रहे थे, तो कितनों भी विषैला सांप काटेगा, कितनों भी विषैला सांप काटेगा, 2 घंटा आदमी जीवित रह सकता है, 2 घंटा। और एक बात, सांपों की जितनी प्रजातियां हैं उसमें 2% ही विषैले हैं। अधिकांश सांप में विष ग्रंथियां होती ही नहीं है। लोगों को काटता है, लोग डर जाते हैं, इतना अधिक डर जाते हैं, हृदय गति रुक जाती है, मर जाती है, जबकि विष है ही नहीं उसमें। तो मात्र 1 या 2% सांपों में ही विष होते हैं, और जिनमें विष होते हैं वो मानव के संपर्क में आना नहीं चाहते ही नहीं है, ठीक है। करैत रहेगा आपके घर में, पता ही लगेगा घर में है, घर तोड़िएगा तभी पता लगेगा करैत है, ठीक है। अगर आप ऐसा कहीं देखिएगा, घर तो रहे थे, 2 गो करैत निकला, कहां से निकल गया? घर में दिख रहा है, तो ये मानव आबादी से एकदम दूर रहना चाहता है, एकदम। आप गहरी नींद में सोइएगा तब वो निकलेगा, ठीक है। उसको पता है कहां पर मानव है, वहां नहीं जाना है। विषैले सांप का मतलब ये प्रगति रहती को मानव के समूह से दूर रहना चाहता है, ठीक है ना। क्योंकि वो मुंह खोलता है, मानव को देखकर मुंह खोलता है, फिर देखता है इसको तो हम खा ही नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, भाग जाते हैं यहां से। यही दूसरा कारण है। क्लियर हो गया? चलिए, कुछ लोग करे किंग कोबरा, नहीं, सबसे विषैला सांप है करैत, सबसे विषैला सांप है करैत। करैत निम्नलिखित में कौन एक विषैला सांप नहीं है? यहां पर थोड़ा गलत है, पाइथन होगा। पाइथन यानी क्या? अजगर। अजगर में विष ग्रंथियां नहीं होती, लेकिन खतरनाक होता है, धरा जाने पर छूट नहीं सकता है कोई। क्लियर? हाँ, पाइथन अमेरिकी महाद्वीप, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब में एकदम कहीं पर पाइथन निकल जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा जनसंख्या है। तो कौन भी? वाइपर विषैला सांप है, करे तो सबसे विषैला सांप है, ठीक है। समुद्री सर्प, ठीक, समुद्री सर्प जो है उसमें भी विषैला है। तो पाइथन अजगर है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? किंग कोबरा, नागराज, ठीक है। हिंदी में से क्या कहेंगे? नागराज। कई लोग सर्फराज भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन नागराज या किंग कोबरा, ठीक है। तो ये एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है, और ये घोंसला रहने के लिए नहीं बनाता है, अंडा देने के लिए बनाता है, ठीक है। किंग कोबरा जो घोंसला बनाता है रहने के लिए नहीं, बल्कि अंडा देने के लिए बनाता है। बाकी सांप घोंसला बनाते नहीं, हड़पते हैं, ठीक है, और खासकर चूहों का, ठीक है। हाँ, तो हर सांप जो है वो घोंसला हड़पता है, पक्षी का, चूहों का, बनाता नहीं है।
घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है, नागराज है। और यह घोंसला रहने के लिए नहीं बल्कि अंडे देने के लिए बनाते हैं। बल्कि पहला क्लोन पशु कौन था? पहला कौन ब्लड डॉली कौन था? भेड़। डॉली किसका नाम था? अब देखिए क्लोन पशु का मतलब क्या हुआ। एक बहुत ही अत्याधुनिक पद्धति है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। उत्तक यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। और इस विधि के द्वारा जब प्रजनन होता है तो एकदम फोटो स्टेट पैदा होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। यानी कि टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पन्न जंतु, जो कि प्रजनन की एक अलैंगिक विधि के अंतर्गत आता है। तो टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पन्न जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसके द्वारा उत्पन्न किसी भी सजीव को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। और पहली बार टिश्यू कल्चर के द्वारा किसी स्तनधारी को बनाया गया था, वो था भेड़, और उसका नाम रखा गया था डॉली। उसका नाम रखा गया था डॉली। 66 नंबर, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां। रेगिस्तान समझते हैं ना? है मरुस्थल। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क मतलब जल रहित, शुष्क मतलब जल रहित, अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, जल रहित निष्कासित करती है। इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? बेशक रेगिस्तान में है, और रेगिस्तान में जल का क्या होता है? अभाव होता है, क्योंकि बारिश होती नहीं है। ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान का मतलब बारिश का अत्यधिक कम होना है। रेगिस्तान का मतलब यह नहीं कि बालू ही बालू होगा। रेगिस्तान का परिभाषा यह है कि जहां वार्षिक वर्षा कितना से 25 सेंटीमीटर से कम हो तो उसे रेगिस्तान या मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर रेगिस्तान में जल की कमी है, और मछलियां अगर जल युक्त मल को त्यागेगा तो वो रेगिस्तान में रह पाएगा। इसीलिए वह जल का कम से कम खर्च करने के लिए ही अपने मल को किस रूप में त्याग करती है? यानी कि ताकि वे रेगिस्तान के पर्यावरण के अनुसार क्या हो सके? अनुकूलित हो सके। रेगिस्तान के पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने के लिए रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, शुष्क आकार में निष्कासित करती है। रेगिस्तान में जल की अत्यधिक कमी होती है दोस्तों, जल की अत्यधिक कमी होती है। डायनासोर क्या थे? सरीसृप, जो अब विलुप्त हो चुके। डायनासोर क्या थे? सरीसृप थे, जो अब विलुप्त हो चुके, अब नहीं पाए जाते हैं। और ये मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या थे? पृथ्वी के जीवन काल को कई कल्प में बांटा गया है। मेसोजोइक, सेनियोजोइक, पैलियोजोइक, जो आप भूगोल में ज्योग्राफी में पढ़िएगा। तो डायनासोर क्या थे? सरीसृप थे। किस काल के सरीसृप थे? मेसोजोइक काल के थे, याद रखिएगा। विषैली छिपकली हीलोडर्मा, यहां लीलोडर्मा लिखा हुआ गलत है, लिखिए हीलोडर्मा। हीलोडर्मा छिपकली एक विषैली छिपकली है। काटने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ये घर में रहते, घरेलू छिपकली नहीं है। घरेलू छिपकली है हेमीडेक्टिलस। घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम हेमीडेक्टिलस। ये विषैली नहीं होती है। हेमीडेक्टिलस जो छिपकली है ये विषैली नहीं होती है, ये हमारे घर में पाई जाती है। लेकिन यहां पर काट के लिख लिया, लीलो को काटकर हीलो लिखिए, हीलोडर्मा। क्या हुआ? नहीं ना, अब जिसमें सही है सही है, नहीं यहां पर गलत था तो हम सही कर दिए। एक क्वेश्चन है, सेनेक अंधा
स्नेक्स अंडा कैसे देगा? ये तो स्तनधारी होता है। अरे तोरा क्या स्तनधारी, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट। सबसे विकसित फाइलम कोर्डेटा फाइलम है, कोर्डेटा फाइलम है। एक बात फिर से देखिए, कुछ लोग गड़बड़ा गए, गड़बड़ाइए नहीं। क्लासिफिकेशन की शुरुआत जाति, जाति मिलकर जीनस, फैमिली, कुल, फैमिली मिलकर ऑर्डर, ऑर्डर मिलकर क्लास, उसके बाद फाइलम या और किंगडम। क्लियर? तो अभी हम पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। 5 किंगडम है। 3 किंगडम के बारे में चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे। प्लांट किंगडम का प्रश्न हम चैप्टर नंबर 4 में किए थे। और ये जो किंगडम है वो है एनिमल। अब किंगडम को किस में बांटेंगे? फाइलम में। फाइलम में पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकानो और कोर डेटा। यानी कोर डेटा क्या है? फाइलम है। किस किंगडम का? हाँ, इसी, और ये सबसे विकसित फाइलम है। तो कोर डेटा क्या है? अब फाइलम को तोड़िएगा तो किसमें टूटेगा? चूंकि कोर डेटा बहुत विकसित फाइलम है और मानव भी इसी में आते हैं, तो इसको क्लास में अगर तोड़िएगा तो कोर डेटा फाइलम में पहला क्लास है आपका क्या? मछली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पीसेज। दूसरा फाइलम है उभयचर। क्या है? उभयचर। उभयचर यानी एम्फीबिया। तीसरा है, तीसरा आपका रेप्टिलिया, यानी क्या? सरीसृप। चौथा आपको एविज, यानी क्या? पक्षी। और 5वां है आपका मेमेलिया, यानी क्या? स्तन। तो कोर डेटा फाइलम, कोर डेटा फाइलम के मुख्य कितने क्लास है? जिसमें मेमेलिया क्लास सबसे ज्यादा विकसित है, जो सीधे बच्चों को जन्म देता है। मछली हो गया, उभयचर हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एविज हो गया, ये सब जो है अंडे देते हैं। बच्चे केवल कौन पैदा करते हैं? और मेमेलिया फाइलम नहीं है, क्या है? क्लास है। पक्षी फाइलम नहीं है बल्कि क्लास है। रेप्टिलिया फाइलम नहीं बल्कि क्लास है। उभयचर फाइलम नहीं बल्कि क्लास है। मछली फाइलम नहीं बल्कि क्लास है। और किसका क्लास है? कोर डेटा का क्लास। क्लियर हो गया? तो कुछ लोग कह रहे थे कि सरीसृप मेमेलिया होते। नो नो, अलग अलग है दोनों। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो अभी दोस्तों हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। चूंकि हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, इसीलिए किंगडम को किसमें बांट कर पढ़े? फाइलम में। वो जो टेरिडोफाइटा, बराफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़े थे, वो क्या था? फाइलम था। जंतु में जो पोरीफेरा, सिलिंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, स्केलमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, कोर डेटा क्या है? अब किसी भी फाइलम को हम क्लास में नहीं बांटे, लेकिन कोर डेटा महत्वपूर्ण फाइलम है, इसीलिए इसको क्लास में भी बांट दिए हैं। बांटे नहीं है, क्लास से भी रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। क्लियर है? बात समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो याद रखिएगा, सरीसृप मेमेलिया नहीं है, दोनों अलग अलग क्लास हैं। विषैली छिपकली है हीलोडर्मा। घरेलू छिपकली हेमीडेक्टिलस। घरेलू छिपकली है हेमीडेक्टिलस। उड़ने वाला छिपकली है ड्रैको। उड़ने वाला छिपकली है ड्रैको,
ये उड़ती है। 3 प्रकार के छिपकली, छिपकली की 3 प्रजाति, विषैली छिपकली, घरेलू छिपकली, उड़ने वाली छिपकली, ड्रेको। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण की लबक। अंग्रेजी में कलर पिगमेंट लिख सकते हैं, वर्ण की लबक। चलिए, स्नेक को कान होता है क्या? ध्यान दीजिए, बाहरी कान केवल स्तनधारी को होता है। अभी देखे ना, बंटवारा किए थे ना जी। तो कान जो होता है, बाहरी कान केवल किसको होता है? पक्षी को कान देखे हैं, बाहरी कान केवल किसको? स्तनधारी को। लेकिन सुनते सब है, लेकिन बाहरी कान होते हैं केवल स्तनधारी को। समुद्री सर्प हाइड्रोफिश। हाइड्रो का मतलब जल, हाइड्रो का वास्तविक अर्थ क्या है? जल है। तो समुद्री सर्प किसे कहा जाता है? हाइड्रोफिश को। समुद्री सर्प हाइड्रोफिश। समुद्री सर्प, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है। ये ध्वनि ग्रहण करते हैं किससे? हालांकि भिन्न भिन्न जीव वैज्ञानिक सांपों के ध्वनि ग्रहण करने के तरीके को लेकर एक मत नहीं है, लेकिन अधिकांश जीव वैज्ञानिकों का मत यही है कि ध्वनि तरंग की अनुभूति सांपों को त्वचा के माध्यम से ही होती होगी। अब कुछ तो जीव वैज्ञानिक कहते नहीं, सांप सुनता नहीं है और बीन बजाने सांप नाचता है। बिल्कुल फेक बात है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वो सुनबे नहीं करता है, नाचता कैसे है? ठीक है। पक्षियों की हड्डियां क्या होता है? बातिल होता है, एस्पॉन्जी होता है। बातिल का अंग्रेजी एस्पॉन्जी। और एस्पॉन्जी हड्डी का मतलब क्या हुआ? एस्पॉन्जी हड्डी का मतलब हुआ कि हड्डियों के बीच में हवा भरा हुआ, हड्डियों के बीच में हवा भरा हुआ, हड्डियों के बीच में हवा भरा हुआ। और ऐसे हड्डी जो होते हैं बड़े हल्के हो जाते हैं, जिससे पक्षियों को उड़ने में आसानी होती है, मदद मिलती है। क्लियर हो गया? तो पक्षियों की हड्डियां वातिल होती हैं, एस्पॉन्जी होती है, यानी उसके हड्डियों में हवा भरी होती है, उसकी हड्डियों में हवा भरी होती है, उसकी हड्डियों में हवा भरी होती है। और ऐसी हड्डी की विशेषता कि वे बहुत ज्यादा क्या होते हैं? हल्के होते हैं। क्या होते हैं? हल्के होते हैं। बहुत ज्यादा क्या होते हैं? हल्के होते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ है? डॉक्टर सलीम अली। पक्षी के बहुत बड़े विशेषज्ञ, भारत के हर पारिस्थितिक तंत्र में निवास करने वाले पक्षी के बारे में इन्हीं की जानकारी थी। बर्डमैन ऑफ इंडिया। पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, हैमिंग बर्ड। अंग्रेजी नाम क्या है? हैमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी हिंदी नाम। तो सबसे बड़ा पक्षी कौन? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी का ही अंग्रेजी नाम क्या है? हमिंग बर्ड। HAMM है, ये N जैसे लग रहा है, MM है दोस्तों। सैरिंक्स किसका वाक यंत्र है? वाक यंत्र का मतलब साउंड बॉक्स। तो ये किसका है? पक्षी का। अब मानव का साउंड बॉक्स, मानव का साउंड बॉक्स, मानव का साउंड बॉक्स क्या है? लैरिंक्स। और पक्षियों का सैरिंक्स, यानी पक्षियों की चहचहाहट उसके गले में स्थित खास प्रकार के अंग सैरिंक्स, जिसको शब्दस्नी कहते हैं, उससे निकलता है। उसी के पैरेलल, उसी के सदृश, पैरेलल नहीं, उसके सदृश मानव का साउंड बॉक्स क्या है? लैरिंक्स। और ये लैरिंक्स भी गले में स्थित होता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी कौन है? कीवी। उड्डयनहीन यानी उड़ नहीं सकता। क्यों? बहुत भारी वजन होता है इसका, इसीलिए उड़ नहीं सकते। बाकी पंख तो होते हैं, इसमें पंख तो होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स
ये क्या ये क्या है? ये सर्व पुरातन पक्षी, मतलब सबसे पुराना पक्षी। यानी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर जो पक्षी सबसे पहले आए वो आर्कियोप्टेरिक्स ही थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स इस पृथ्वी का सबसे पुराना पक्षी है, सर्व पुरातन पक्षी। हालांकि ये अब विलुप्त हो चुके हैं। ये क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं। वैज्ञानिकों को इसका जीवाश्म मिला है। जीवाश्म का रिसर्च करके वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स इस पृथ्वी का सबसे पुराना पक्षी है, सर्व पुरातन पक्षी है। जो किस काल में पाए जाते थे? जुरैसिक, डायनासोर, मीसेजोइक युग में। डायनासोर किस काल में था? मीसेजोइक। आर्कियोप्टेरिक्स जो एक सर्व पुरातन यानी सबसे पुराना पक्षी है, किस काल में? पेंगुइन चिड़िया रहता है कहां? अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव है ना, अंटार्कटिका यानी दक्षिणी। और एकमात्र पक्षी पेंगुइन है जो अपने पंखों से उड़ते नहीं है बल्कि तैरते हैं। ठीक है, बत्तख भी पानी में तैरता है लेकिन अपने पंजे, खास प्रकार के पंजों के कारण इस पृथ्वी पर एकमात्र पक्षी पेंगुइन है। एकमात्र पक्षी पेंगुइन है जो अपने पंखों के मदद से तैरते हैं, उड़ते नहीं, अपने पंखों के मदद से। क्लियर? नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज दौड़ सकता है, ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, सबसे बड़ा। ऑस्ट्रिच अंग्रेजी नाम है, हिंदी नाम क्या है? शुतुरमुर्ग। हिंदी नाम क्या है? वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था। आर्कियोप्टेरिक्स पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते हैं, लेकिन ये जो सर्व पुरातन पक्षी है, यानी पहली बार पृथ्वी पर पक्षी जो अवतरित हुआ आर्कियोप्टेरिक्स, उसके चोंच में दांत थे। तो अब कहीं विलुप्त हो गया तो पता कैसे चला? जीवाश्म, इस पक्षी के जीवाश्म प्राप्त हुए वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिक आर्कियोप्टेरिक्स के जीवाश्म का परीक्षण करके ही पता लगाए हैं कि इस पक्षी के चोंच में क्या थे? दांत थे, दांत। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर। पाबो क्रिएस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। लिखिए, मोर का। पाबो क्रिएस्टेसस मोर का वैज्ञानिक नाम है, जो ऑप्शन में है ही नहीं। मोर का वैज्ञानिक नाम है जो ऑप्शन में है ही नहीं। निम्नलिखित में किस पक्षी के दांत थे चोंच में? बताइए। आर्कियोप्टेरिक्स। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है। हाँ, गुंजन पक्षी, हमिंग बर्ड। हाँ, आगे तो सब पक्षी उड़ता है लेकिन गुंजन पक्षी यानी हमिंग बर्ड आगे भी उड़ सकता है, और यानी बैक गियर युक्त पक्षी। क्लियर? आगे पीछे दोनों तरफ उड़ान। वैसे पीछे की तरफ बहुत ज्यादा वो उड़ान फरफराते हुए पीछे आता है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी पक्षी अपने पंखों की मदद से पीछे की तरफ उड़ान नहीं भर सकता। घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर अपने उंगलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गद्दी होते। अब देखे होंगे छिपकली को, देखे होंगे घर में बहुत पाया जाता है। छिपकली के जो पैर होते हैं गद्देदार होते। ऊंट के गद्देदार पैर उसे रेगिस्तान में धंसने से बचाता है, और छिपकली के गद्देदार पैर उसे चिकनी दीवार चढ़ने में मदद करता है। दोस्तों बात समझ गए ना? ऊंट रेगिस्तान पर चल सकता है क्यों? अपने गद्देदार पैर के कारण। ऊंट के पैर गद्देदार होते। ठीक उसी तरह लैमली युक्त पैरों में गद्दियां लगी होती है, जिसके कारण छिपकली चिकनी सतह पर आराम से चढ़ सकते। वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना शरीर रेत के अंदर कर लेता है। शुतुरमुर्ग भारतीय एशिया महाद्वीप में तो पाए नहीं जाते, ज्यादातर ये अफ्रीकी महाद्वीप में पाए जाते हैं, और कालाहारी मरुस्थल में इसकी आबादी बहुत ज्यादा है।
तो जब ये शत्रु को देखता अपने सिर कालाहारी मरुस्थल के रेत के अंदर कर लेता है। अब कहेगा क्यों? तो कॉन्सेप्ट यही है, ना शत्रु को देखेंगे ना डरेंगे। ठीक है, हाँ, देखेंगे तो न डरेंगे, दुश्मन को न देखना है न डरना है। ठीक है, हाँ। मेमेलिया का विशिष्ट लक्षण है, मेमेलिया स्तन ग्रंथि, बिल्कुल अंग्रेजी में मेमोरी ग्लैंड कहते हैं। स्तन ग्रंथि केवल और केवल मेमेलिया में पाए जाते हैं, फीमेल में, मेल में भी पाए जाते हैं लेकिन वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक है ना, सक्रिय स्तन ग्रंथियां केवल फीमेल में होते हैं, लेकिन स्तन ग्रंथियां मेल में भी होते हैं लेकिन वो निष्क्रिय होते हैं। श्वेत ग्रंथियां यानी पसीने वाली ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां मतलब पसीने वाली ग्रंथियां, तो पसीने वाली ग्रंथियां भी केवल मेमेलिया में होते हैं। चार कोष्ठीय हृदय ये तो पक्षी में भी होते हैं लेकिन मेमेलिया में भी होते हैं। उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। मेमेलिया मुख्य लक्षण, पहला मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, लेकिन फीमेल का सक्रिय होते हैं, मेल का निष्क्रिय होते हैं। दूसरा, त्वचा पर बाल होना, ये केवल और केवल स्तनधारी का लक्षण बता रहे हैं। त्वचा पर बाल है तो 100% मेमेलिया है, गाय भैंस बकरी। तीसरा, बाह्य कर्ण, कर्ण मतलब कान, बाह्य कर्ण की उपस्थिति, बाह्य कर्ण की उपस्थिति। चौथा, बच्चे को जन्म देना, बच्चे को, ये चार लक्षण ऐसे हैं जो केवल और केवल किसमें पाए जाते हैं? अगर किसी जंतु में मेमोरी ग्लैंड है तो 100% वो क्या है? मेमेलिया है। अगर त्वचा पर बाल है तो 100% वो क्या है? मेमेलिया है। अगर बाहरी कौन है तो 100% वो क्या है? मेमेलिया है। अगर वो बच्चे को जन्म दे रहा 100% वो क्या है? मेमेलिया है। ये चार लक्षण मेमेलिया के अतिरिक्त अन्य किसी में पाया ही नहीं जाता है। ये चार लक्षण मेमेलिया के अतिरिक्त अन्य किसी में पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट, ब्लबर क्या होता है? देखिए, ऐसे जीव जो काफी ठंडे में रहने के लिए अनुकूलित है, ऐसे जीव जो काफी ठंडे में रहने के लिए अनुकूलित है, जैसे जम्मू कश्मीर का याक, जम्मू कश्मीर का याक, अंटार्कटिका के पेंगुइन, पेंगुइन को मुसल्लपुर हाट में बांध दीजिएगा, मर जाएगा। पटना के मुसल्लपुर हाट में मर जाएगा, उसको, वो ठंडा में रहने के लिए अनुकूलित है। ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू जो उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं, वे ठंडे में ही रह सकते हैं, गर्मी में मर जाएगा। तो ऐसे जंतु जो ठंडे में रहने के लिए अनुकूलित है, उसके त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत पाई जाती है। ऐसे जंतु जो ठंडे में रहने के लिए अनुकूलित है, ऐसे जंतु जो ठंडे में रहने के लिए अनुकूलित है, उसके त्वचा के नीचे, उसके त्वचा के नीचे वसा फैट, जिसको आम बोलचाल की भाषा में चर्बी भी कहते, तो उसके त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जो शरीर के उष्मा को बाहर जाने नहीं देता है। और आप जानते हैं कि शरीर का उष्मा बाहर नहीं जाएगा तो ठंडी लगेगी? नहीं लगेगी। तो ऐसे जंतु जो ठंड में रहने के लिए अनुकूलित हैं, उन जंतुओं के त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है, उसे क्या कहते हैं? ब्लबर, यानी सघन वसा की परत या मोटी वसा की परत, मोटी वसा की परत। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? मछली, व्हेल स्तनधारी है और व्हेल के त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्तनधारी है लेकिन त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं, त्वचा पर बाल।
डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी है, क्योंकि ये बच्चे पैदा करते हैं। डॉल्फिन स्तनधारी है, मछली नहीं है। अब कह रहा है कि त्वचा पर बाल तो बहुतों में पाया जाता है, तो स्तनधारी क्या 10-20 है? बहुत है, गिनती नहीं कर पाइएगा। वेल स्तनधारी क्यों है? अब दोस्तों अगले क्लास रहने दीजिए। क्या कल खत्म हो जाएगा? कल 5वां चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद केमिस्ट्री का 4था चालू करेंगे। दर पर आइए नहीं, दर पर आइए नहीं। दरोगा की तैयारी तो ना आसान नहीं है कि चलते फिरते हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऑनलाइन वाले दोस्तों मिलते हैं अब कल के क्लास में। आज खत्म नहीं हो पाएगा। कितना प्रश्न था इस चैप्टर में? 170 प्रश्न था, 170 प्रश्न था। ठीक है, निकल जाइए इससे के। क्या? हाँ कल कहेंगे कहने। हाँ निकल जाइए इस देखे, निकलिए दोस्तों, निकलिए 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 इस देखे, निकलिए निकलना। अरे थोड़ा आप लोग उधर से मुड़ने जाइए। आप लोग निकल जाइए इसे, निकलिए, बंद कीजिए क्लास को, बंद कीजिए, सीधे सीधे निकलिए।